हाय गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 10 की केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन हमने कुछ पढ़ी थी और कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जी। तो क्या है देखिए, अभी क्या है कि अगर हमें किसी के मतलब हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसके बीच में ये बताना पड़े कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते फिर उसके कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, जैसे मैं BeH2 में निकालना चाहूँ तो यहाँ पे सेंट्रल आइटम ये है, तो 1s2 2s2 ये मैं लूंगा और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा भाई, और 2p 0 होगा। पर ये एक्साइड हो जाएगा क्योंकि p में जाना आसान होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और p में एक इलेक्ट्रॉन, इतना हमें करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा भाई बॉन्डिंग एटम कितने हैं। ठीक है, बॉन्डिंग एटम ठीक है। तो बॉन्डिंग एटम दो है, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। ठीक है। तो दो एटम जब जुड़ेंगे ना, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर भी नहीं बचा ना, कोई और इलेक्ट्रॉन बचा, तो सिर्फ यही है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो दो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो sp हो जाएगी हाइब्रिडेशन। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा अच्छे से। देखिए, जब यहाँ पे आप अगर वेस्टर थ्योरी से निकालोगे ना तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन से अगर आप निकालोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। सीधा सा आपको वो फॉर्मूला याद होगा इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का। क्या होता था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस मोनोटॉमिक स्पीसीज। अगर आपको ये कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप मेरा वेस्टर थ्योरी जिसमें मैंने पढ़ाई है वो आप लेक्चर देख के आए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे यहाँ पे प्लस करना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, का मोड लेना है मोड, ठीक, और माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। इस तरीके से आप निकाल लें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ इससे, तो B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और मोनोटॉमिक स्पीसीज जुड़ी है इस पे 2। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 आते हैं तो हाइब्रिडेशन होगी sp, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आते हैं तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, 4 आते हैं तो sp3, 5 आते हैं तो sp3d, ठीक है, 6 आते हैं तो sp3d2 और 7 आते हैं तो sp3d3। ये आपको ध्यान रखनी है भाई बात। ठीक है। सीधा सा आप वेस्टर थ्योरी का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से जल्दी आप निकाल पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर ये देखो एक कौन किससे जुड़ रहा है और बाकी की चीजें करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए आप क्या करोगे, वेस्टर थ्योरी से आप सीधा सा निकाल लोगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये और 3 तो ऐसे ऐसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात होगी भाई। अभी क्या है, मैं छोटी मोटी बातें अगर आपको बताऊं तो क्या है जो आपके आगे भी काम आएगी। ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको मतलब गिनती याद है ना, इतनी अच्छे से याद होना चाहिए। गिनती आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले, मरने लग जाओगे ना 70 मतलब 95 100 साल के हो जाओगे और मरोगे तब भी आप गिनती सुना पाओगे। ऐसे ही ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद होना चाहिए कि आपसे मरते, जब आप मर रहे हो ना तब भी आपसे पूछे तो आप बता पाओ। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आप लोन पेयर कहते हो, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनको आप बॉन्ड पेयर कहते हो।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इन दोनों का सम होता है, और यही क्या होती है, यही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, इन दोनों का सम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो मैं सीधा से कह रहा हूँ कि वेस्पर कैरी से आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी बात, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होते। ये बात ध्यान रखना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होते, वो वहां पे भी नहीं हो रहे थे जब मैंने वो कराया था। अब हम बात करते हैं, देखिए, तो हम शुरू करते हैं sp हाइब्रिडेशन से। इससे शुरू करते हैं sp हाइब्रिडेशन से। तो sp हाइब्रिडेशन मैंने आपको अभी समझा भी दिया क्या होती है। हाइब्रिडेशन, मान लो आपको कहे BeCl2 की हाइब्रिडेशन निकालो, तो आप सीधा सा में वेस्पर थियरी से निकालोगे। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मोनोटोमिसिटी 2 है, कोई चार्ज नहीं है, तो सीधा 2 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। तो sp हाइब्रिडेशन में कोई अलग बात है नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी मैंने बोला था कि इसके बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब समझने की बात क्या है, यहाँ पे s है, ठीक है, देखो 2s होगा और यहाँ पे 2p होगा। अब 2p के pz, px और py 3 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, पर हम यहाँ पे जब s की और p की हाइब्रिडेशन करवाते हैं तो z ऑर्बिटल लेते हैं। z ऑर्बिटल क्यों लिया भाई? क्योंकि देखिए, हम क्या मान के चलते हैं कि z ऑर्बिटल जो है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था z ऑर्बिटल को क्या मान के चलते हैं, वेस्पर वाले लेक्चर में, कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो ऑर्बिटल आ रहा है वो z ऑर्बिटल है। ये मान लो x हो गया, ठीक है, ये z होगा। अगर यहाँ पे s है ना, मतलब s अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से हाइड्रोजन आके जुड़ रही है, इसका s है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि z वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा, ना ही y और ना ही x, z ओवरलैप करेगा। ये बात ध्यान रखना भाई कि sp जब वाइब्रेशन होती है z ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, वो बात ही नहीं करेगी। अगर आगे अगर हम बात करें sp वाइब्रेशन की, अगर हम बात हो गई है, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए sp2 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। अब sp2 हाइब्रिडेशन, तो sp2 हाइब्रिडेशन में अगर मैं एल्यूमिनियम, ठीक है, Cl3 AlCl3 की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, Al3 है, Al है, ठीक है, तो Al में क्या होता है, इसमें होगा 13 एटॉमिक नंबर होगा ना इसका। तो 13 एटॉमिक नंबर में आप ये बात ध्यान रखना कि ये आता है बोरॉन फैमिली में, और बोरॉन फैमिली में कुछ ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे s में 2 और p में 1, तो ये p में आसानी से जा सकता है क्योंकि इनमें एनर्जी गैप कम है। तो 3s और 3p, ठीक है, ऐसे होगा। अब क्या होगा, 3 Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये तो हो गया, आप कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकाल सकते हैं, पर मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो और उससे आप सीधा निकाल दो। तो आप क्या करोगे, 3, ठीक है, एल्यूमिनियम के नाम का 3 और 3 ही मोनोटोमिक चार्ज कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 मतलब sp2, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे ये सीधा कर देना है कि एक s का और 2 p के हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 बन गया। आगे अगर हम बात करें sp4 की, किसकी बात करें, sp4 की, तो देखिए sp क्या कह रहा हूँ मैं, sp3 की बात करेंगे, सॉरी sp4 तो होता ही नहीं क्योंकि p के 4 ऑर्बिटल तो होने नहीं, 3 ऑर्बिटल से तो ज्यादा होते ही हैं, तो 4 कहां से बना लेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ये, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो है ना, मैं अगर बात करूं
AlCl4, मैं AlCl4 नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी आपका हो जाएगा। और AlCl4 कैसे बनता है, AlCl3 में Cl नेगेटिव जोड़ दो, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम हाइब्रिडेशन देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे आप। 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, मोनोटोनिक स्पीशीज होगी 4, क्लोरीन 4 है ना, और एक नेगेटिव चार्ज भी ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 मतलब sp3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और रियलिटी में अगर आप समझना चाहें तो एल्यूमिनियम में क्या करोगे, एल्यूमिनियम में अभी उतना तो आपने समझा ही है, ये वाला कि ऐसे हो रहा था 1 2 3, और ये जो दोनों लोन पेयर आए हैं ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो आए वो कुछ ऐसे आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिए हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, क्लोरीन ने। ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, क्लोरीन ने। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ी है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ी है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ी है। जब 4 क्लोरीन जुड़ी है तो sp3। ठीक है, तो sp3 में क्या होगा, एक s का और 3 p के जुड़ के क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, वही 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और जो sp2 में बॉन्ड एंगल था वो 120 था, और sp में 180। ये बॉन्ड एंगल की बात हमने वेस्पर थ्योरी में भी कर ली है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक, अब बात करें अगर हम sp3 तक अगर हमने बात कर ली, अब मैंने कुछ कार्बन के कंपाउंड की बात कर लेते हैं जो ये सारी हाइब्रिडेशन शो करते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडेशन की, तो कार्बन का जो इथाइन होता है, इथाइन नाम तो सुना ही होगा 10th क्लास में, क्या होता था, C2H2। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने कार्बन हैं, अगर उससे दुगने से कम हाइड्रोजन अगर होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइन में फॉर्मूला पढ़ा होगा CnH2n-2। तो कहने का मतलब ये है, जितने ये कार्बन है उसके डबल से अगर कम हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो क्या होगा, इथाइन होगा। तो ये देखो, इसका डबल कितना होता है, 4 से हाइड्रोजन 2 कम है, तो ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल। एक इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी बच रहा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस कार्बन में क्या हो रहा है, इस कार्बन में अगर मैं बात करूं, सिमिलरली जो इस कार्बन की बात करूंगा वही इस कार्बन के लिए है। तो कार्बन ने sp हाइब्रिडाइजेशन करी है। कार्बन क्या था, कुछ ऐसे था, ऐसे कहते थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, देखो s की एनर्जी, 2s की एनर्जी इतनी थी, और 2p की एनर्जी कुछ इतनी थी, 2p की एनर्जी ऐसे कुछ था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हाइब्रिडाइज हुए, तो ये एक ऐसे हाइब्रिडाइज हुआ और ये pz हाइब्रिडाइज हुआ। ठीक है, px py ऐसे ही पड़े रहे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी एनर्जी कम हो गया हाइब्रिडाइज होने से, और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों की एनर्जी, एक s और p को मिला के sp बन गया, और ये दो जो है ना अनहाइब्रिडाइज रह गए, वो ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, ये वाले। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे बनेंगे भाई, इसका छोटा सा लोब इधर रहेगा और इसका छोटा सा लोब इधर, ये माइनस का मान लो और ये प्लस का। ठीक है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो समझना, यहाँ पे इसका भी कुछ ऐसे था फंडा। अब मैं बताऊं, ये और ये इस कार्बन ने क्या किया, ऐसे इसके साथ तो ये जुड़ गया हाइड्रोजन, और इस ऑर्बिटल के साथ ये कार्बन जुड़ गया। ये दूसरे वाला कार्बन की भी हाइब्रिडेशन सेम ही है, क्योंकि इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है। तो जो इसके बारे में कह रहा हूँ वही इसके बारे में सत्य है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हो रखा है। ये तो होगी सिग्मा बॉन्ड की बात।
सिग्मा बॉन्ड की बात। एक और बात समझ लेना भाई कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऑलवेज। जो पाई बॉन्ड बनाएंगे ना जो ऑर्बिटल, वो हाइब्रिड नहीं होते, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ये जो अनहाइब्रिड रहेंगे ना, ये पी एक्स और पी वाई, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए वो कैसे देखना, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बीच में, जो पहला बना सिग्मा। अब देखिए, अब इसी को मैं ना, ये इतनी तो बात समझना कि भाई ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, ठीक है। अब हम इन दोनों की बात करें तो देखिए, ये कार्बन हो गया, इसका अगर मैं बात करूं ये वाई ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये पीछे गया हुआ एक्स और ये एक्स, ठीक है। सिमिलरली इधर जो कार्बन था ये इसका वाई ऑर्बिटल हो गया, और ये इसका एक्स हो गया और ये इसका एक्स हो गया। समझना कैसे हुआ ये हो गया भाई, समझना। ये दो कार्बन है, ठीक है, ये दोनों कार्बन है। एक कार्बन ये आगे दिख रहा है आपको और एक कार्बन पीछे दिख रहा है। ये जो खड़ा जो मैंने मार्कर ले रखा है ये वाई ऑर्बिटल मान लो, और जो पड़ा हुआ है वो एक्स मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, वाई वाई आपस में साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक्स एक्स ऐसे साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से देखो, इसको मैं कह रहा हूं पी वाई, ये पी वाई हो गया, और ये जो पड़ा है ये पी एक्स हो गया, और ये पड़ा हुआ भी पी एक्स हो गया। पड़ा मतलब ये एक लोब अपनी बाहर की तरफ आया हुआ है, एक लोब पीछे है, और ये लोब पीछे है और ये लोब बाहर है। तो क्या होगा भाई, ये वाला लोब जो बाहर आए हुए हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और जो पीछे आए हैं वो पीछे ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये लोग जो ऊपर हैं, मतलब ये ऊपर ओवरलैप करेंगे, और ये लोग नीचे ओवरलैप करेंगे। मतलब वाई वाले को मैं नीले से बना देता हूँ, ये नीले वाले वाई हैं और रेड वाले क्या हैं, एक्स है। तो कुछ ऐसे ओवरलैपिंग हुई, और यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब देखो, ये एक सीधी लाइन खींची हुई है, और इस सीधी लाइन के ऊपर, ठीक है, देखो ऊपर क्या है, इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाई की वजह से, और इसके बाहर की तरफ और पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये किसकी वजह से, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चार तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा होगी, ठीक है। दो ऊपर की तरफ जो कि वाई की वजह से आई, दो ऊपर की तरफ जो कि वाई की वजह से आई है, और दो, एक बाहर की तरफ और एक, सॉरी वाई में क्या है, एक ऊपर और एक नीचे आई थी, एक ऊपर आई और एक नीचे आई। मान लो ये हो गया कार्बन कार्बन का बॉन्ड, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इसके एक नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा होगी पाई बॉन्ड बनने से। हमने पीछे पढ़ा था पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ऐसे ही एक्स वाला बॉन्ड कुछ इस उसमें था, तो एक यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा किया, डेंसिटी जमा की, और एक क्लाउड पीछे जमा किया, तो चार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा होगी इसकी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी, इसके और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर मतलब बाहर की तरफ अपनी तरफ निकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह, पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा हो जाएगी, ठीक है। तो चार इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा है इसके ऊपर। ये तो होगी एच पी हाइब्रिडेशन की बात, ठीक है, कार्बन की केस में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर रखा है एनसीईआरटी में, आपको दूंगा मैं, ठीक है, कि CH2 बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कर रखा है, तो ये समझ लेना कैसे बनेगा। तो ये sp हाइब्रिडाइज थे, दोनों अनहाइब्रिडाइज थे,
ठीक है। अब अगर हम बात करें एल्कीन की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं बेटा जी? एल्कीन। एल्कीन कैसे बनती है? ठीक है, अभी एल्काइन देखा, एल्कीन कैसे बनते हो भी देख लेते हैं। तो एल्कीन, एल्कीन C2H4 लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी है? इथीन की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन है। आपको पता होगा कैसे बॉन्ड बनाते थे आप 10वीं क्लास में, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो। कार्बन कार्बन को जोड़ोगे जितने भी हैं पहले, फिर हाइड्रोजन को बांट दोगे। 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन उधर। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे। ये स्ट्रक्चर बना दोगे आप। अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप क्या कहोगे? ये कार्बन है और इसके ये बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, वो क्या होगा? वो मान लो इस ऑर्बिटल में है, इसको मैं कह रहा हूं py और इसको भी कह रहा हूं py। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन देखो नीचे भी जाते रहते हैं और ऊपर भी जाते रहते हैं, कभी ये सोचो ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, रेजोनेट करते रहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और ये ऑर्बिटल हो चुके हैं देखो 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो इस पे दिख नहीं रहा, तो क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये मत समझना भाई कि y का ही ओवरलैप करेगा यहाँ पे x भी हो सकता था, यहाँ पे कौन भी हो सकता था? x भी हो सकता था। मैंने y ले लिया, आप कोई भी चाहो जो सा वो ले सकते हो, पर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में z जरूर लेना, हाइब्रिडाइज z जरूर होगा। और जो दूसरा हाइब्रिडाइज होने वाला है या तो y होगा या फिर x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y लिया, आप चाहो तो x भी ले सकते हो। इतना हो गया भाई। ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा हो जाएगा ऊपर और नीचे। ठीक है, ठीक है, अगर x होता तो वो कुछ यहाँ पे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होता। ठीक है, तो यहां तक तो इतनी बात होगी। अब अगर मैं बात करूं एल्केन की, और एल्केन में बात करूंगा मैं, इसकी बात करेंगे इथेन की बात करेंगे। ठीक है, और तो देखिए इथेन। ठीक है, इथेन ये होता था। ठीक है, तो कार्बन लिया, कार्बन को कार्बन से जोड़ा, 1 2 3, 1 2 और ये 3। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्डिंग कर ली तो कोई लोन पेयर बचा नहीं। और जब चारों के चारों बॉन्डिंग करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। 4 मतलब sp3 और ये भी sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच है एक दूसरे से। ठीक है, और ये सारे ऑर्बिटल कौन से हैं? sp3। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे लोग बन रहे होंगे, आपको पता ही है। ठीक है, इसका भी, और ये भी sp3, तो इसका भी sp3 इससे कॉम्बाइन हो रखा है, ये sp3 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बने हुए हैं भाई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी क्या है, इतना सही है कि इनके बीच में तो sp3 में कौन सा ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल कितना होगा? ठीक है, क्या कह के थक गया मैं तो आपको। 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल है। ये बात होगी अब हमारी। अगर हम और ज्यादा बात करें, अभी क्या है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। ऐसे चीजें पढ़ेंगे जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो देखिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं हम। तो देख क्या है इसमें, तो आपको पता हो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं PCl5।
अब अगर मैं यहाँ पे बोरोन फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस में नाइट्रोजन के नीचे होता है, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ये डी भी होता है बाकी इसमें, ठीक है, ये हो गया डी, ठीक है। अभी क्या है भाई, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये हो गया 3s2 3p 3 और 3d 0। यहाँ पे क्या होता है, जो s की एनर्जी जो होती है, मान लो यहाँ पे 3s की एनर्जी और 3p की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, और जो d होता है ना, d की एनर्जी बहुत ज्यादा ऊपर होती है 3d। तो ना तो यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल है आसानी से, और ना ही यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल है आसानी से, ठीक है। पर किस केस में हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां पे भेज सकते हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ से वहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब 3s से या p से d में इलेक्ट्रॉन कब भेज सकते हैं? जब जो ये एटम है जिसकी हाइब्रिडेशन हम d की करवा रहे हैं, उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम लगाओ तो करा सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है। वो समझते हैं कैसे। देखो ये क्लोरीन इस पे लगा है फॉस्फोरस पे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगी। इतनी बात समझ आई? तो आपको पता है ना, डाइपोल मोमेंट जब पड़ी थी तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो फॉस्फोरस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे था, अभी के लिए समझो कि डी बहुत ज्यादा दूर था, डी क्या था, दूर था, ऐसे, ठीक है। ये एस था, ये पी था और ये डी था। पर इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब ये जो है ना, ये ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर इस पे चार्ज इंक्रीज होता है, और ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब डी नीचे आएगा, ठीक है। और डी के नीचे आने पे क्या होगा, ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक्साइटेशन करा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना एक्साइटेशन, जो एस से डी में या फिर पी से डी में एक्साइटेशन कराना है, वो किस केस में कराना है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड हो उस एटम से, नहीं तो नहीं कराना है, ये बात समझ लेना। इसीलिए जो PH5 फॉर्म नहीं होता, PCl5 फॉर्म होता है, PF5 फॉर्म होता है, ये 5 क्यों नहीं फॉर्म होता? ये क्वेश्चन आए तो क्या कहोगे, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाता, जिसके कारण हम डी में इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज पाएंगे। देखो डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, अब इस केस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया तो डी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, नीचे आ गए थे ऑर्बिटल, ठीक है। हालांकि ये भी नीचे आए पर ये कम आए और वो ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस था वो कम हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज दिया वहां पे। अब क्या है, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, तो 5 वैलेंसी होगी। पहले केस में क्या था, ये वाला तो वैलेंसी में काउंट नहीं हुआ, सिर्फ 3 वैलेंसी थी पहले केस में, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, हम इलेक्ट्रॉन को वहां पे कब भेज सकते हैं, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ, ये बात ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऑर्बिटल को नजदीक लाता है, एनर्जी डिफरेंस कम करेगा, तो इसीलिए एक्साइटेशन पॉसिबल हो पाएगा, इतनी बात ध्यान रखना। अब तो यहाँ पे ये हो चुका है भाई। अब बात करते हैं हम, जो मेन बात हमें करनी है। देखिए तो क्या हुआ, ये तो चलो हो गया कि इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया sp3d। अब देखो इसमें किसी तरह से निकालना, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सीधा आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 5 मोनोटॉनिक 5 4 कोई है नहीं, तो 5 का मतलब sp3d,
ठीक है, sp3d आ गया। sp3d में स्ट्रक्चर कैसा होता था आपको पता ही है, पीछे हमने पढ़ा है, फॉस्फोरस हो गया। क्या कहते थे इसको? ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी बाय पिरामिडल कहेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल TBP। ठीक है, TBP इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। हमने पहले बात करी थी भाई, ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं 120 के होते हैं ये वाले, और इनको इक्विटोरियल कहते हैं। इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितने के? 120 के। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो देखो सीधा खड़ा है 90 डिग्री का है, और इन दोनों बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल। ये क्या है? एक्सियल, और ये भी एक्सियल, और जो तीन थे वो इक्विटोरियल थे। अब क्या है, एक्सियल बॉन्ड एंगल छोटा हो गया तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगी, 90 के बीच में यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगी क्योंकि ये नजदीक है। तो रिपल्सन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एक्सियल जो बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है। वो क्या है? लेस स्टेबल है। और इक्विटोरियल मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है इसमें लो रिपल्सन होती है, लो रिपल्सन, और इसमें हाई रिपल्सन है। और इसमें बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल लेस है, क्योंकि बॉन्ड एंगल लेस होने के कारण रिपल्सन हाई होंगी। ठीक है, और इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के कारण रिपल्सन कम होगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो अगर ये कम स्टेबल है एक्सियल वाले, अगर किसी को टूटना होगा तो पहले ये टूटेंगे। तो ये एक्सियल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो चीज स्टेबल नहीं होती ना वो रिएक्टिव होती है। ठीक है, अगर मैं स्टेबल नहीं होऊंगा तो मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा। ठीक है, मेरे को कुछ परेशानी होगी तो मैं लड़ाई झगड़ा जरूर करूंगा। तो ये बात ध्यान रखना, स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल कम होता है एक्सियल वाले का। अब बात करें आगे, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? sp3d2 की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? sp3d2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए sp3d2 में क्या है? SF6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो SF6 जो है यहाँ पे सल्फर की अगर हम बात करें, इसमें कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन थे और ये डी खाली पड़ा था। तो ये एक्साइटेशन करवा पाया वहां पे और यहाँ पे। ठीक है, क्यों? ये आइल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर यहाँ पे H होता तो क्या करता, वो चार्ज नहीं ला पाता सल्फर पे पॉजिटिव, और वो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाता, और ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं जाते। अगर ऐसा होता ये इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं जाते तो सिर्फ दो ही H जुड़ सकते थे, मतलब H2H बन सकता था, इससे बड़ा कुछ नहीं बन सकता था। पर जब फ्लोरीन आया तो ये एक्साइटेशन करा पाया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसे भी हो पाई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अब वैलेंसी होगी 6, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। एक S का 3 pk और 2 dk मिला के क्या बनाएंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइज बनाएंगे ऑर्बिटल, और sp3d2 हाइब्रिडाइज। अब देखो वेस्पर थियरी से इलेक्ट्रॉन पेयर अगर निकालोगे तो कैसे होगा? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और मोनोटोनिसिटी 6 और कोई भी चार्ज नहीं है तो 6 मतलब sp3d2 मैंने बताया था, और 6 मतलब आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। कैसे बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाओगे बेटा जी? सल्फर लिया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। इन सब में 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे भी 90, ये सारे 90। तो सारे एंगल यहाँ पे इक्वल हैं, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करो IF7 की तो उसमें sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, वो आपको मैंने पहले बना के दिखाया है कुछ ऐसे।
इसको क्या ज्योमेट्री कहेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। इनके बीच का एंगल 72 होता है और ये एंगल होता है 90। तो ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ना, ये लेस स्टेबल होते हैं, इसमें लेस स्टेबल, और एक्सियल बॉन्ड मोर स्टेबल, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि हाइब्रिडेशन में कुछ ऐसे होता है जो कि आप आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको कैसे पता करना है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे उसका क्या करोगे, वेस्पर थियरी से इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से मैंने बोला था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो sp, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो sp2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो sp3, 5 आए तो sp3d, और 6 आए तो sp3d2, और 7 आए तो sp3d3। ठीक है, इस प्रकार से आप हाइब्रिडेशन बता पाएंगे और हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब एक और बात ध्यान रखना, आप क्या याद रखना है आपको, जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखे वहां पे, मतलब किसके केस में कह रहा हूं मैं, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन तीनों के साथ अगर डबल बॉन्ड दिखते हैं आपको तो sp हाइब्रिडेशन है इनकी, और ट्रिपल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है। इतना बात ध्यान रखना। कहने का मतलब, जैसे मैं अगर आपको ऐसे कुछ बना के दिखा देता हूँ तो और ये कहता हूँ कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप सीधा ट्रिपल बॉन्ड देख के क्या याद होगे, sp। और इसी प्रकार से कार्बन का डबल बॉन्ड बनाता हूँ मैं ऐसे, तो ऑक्सीजन की भी sp2 हाइब्रिडेशन और कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडेशन है। तो आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बता पाओगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड अगर होगा, अगर इनका सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडेशन है, या सीधी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, इनके केस में ही बताया मैंने, औरों के केस में नहीं है, ये तीनों के केस में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अभी है ना कुछ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के जो मेरे को लग रहा है आपको करते टाइम दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, और जो जिसमें दिक्कत नहीं होगी वो स्क्रीन पे दिखेंगे आपको क्वेश्चन, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 25वां, 26वां और 30वां क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे वो आप खुद से करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 25th क्वेश्चन, अभी 25वां क्वेश्चन मैंने ना करा दिया है आपको। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें पहले sp2 थी, फिर sp3 होगी, और मैंने लेक्चर के दौरान करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको 26वां क्वेश्चन अगर मैं करवाऊं तो इसमें क्या है, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एट ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन हुई है और इस रिएक्शन में क्या हाइब्रिडेशन चेंज हुई है उसके बारे में हमसे पूछा है। तो देखिए, कुछ ऐसे था BF3NH3 और ये बन गया F3B और NH3। ये पॉइंट लगाया मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात हम कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मतलब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दी। देखो, तो कुछ ऐसे बना है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद है, पहले क्या था, पहले देखो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन और 3 मोनोटॉमिक स्पीड डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया, तो मतलब sp2 थी इसकी हाइब्रिडेशन, और यहाँ पे इसके क्या थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोटॉमिक स्पीड 4 मतलब sp3। तो इसकी पहले sp3 हाइब्रिडेशन थी और यहाँ पे आके भी इसके sp3 है। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड जब बन जाए, और इसके अलावा कोई लोन पे इसका बचा नहीं है क्योंकि बॉन्ड बना देते हैं, 4 बॉन्ड बन जाए तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाती है। और यहाँ पे बोरोन में क्या हुआ है, बोरोन में भी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं BF3, ठीक है, और एक नाइट्रोजन NH3 भी जुड़ गया इसके साथ में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनेगी इसकी। देखो
तो इसके साथ कौन से बंदे जुड़े हैं? 1 2 3 और ये 4 बंदे जुड़े हैं बोरोन के साथ। तो बोरोन का क्या करोगे आप? जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना उनको मोनोटॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो नाइट्रोजन ने अभी के लिए सिंगल बॉन्ड बनाया, तो अभी इसको भी नाइट्रोजन को भी मोनोटॉनिक स्पीशीज हम कह सकते हैं। तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में मोनोटॉनिक स्पीशीज 4 होगी, सब ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 4, और एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। कहने मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पे रहेंगे तो sp3 कह देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले बोरोन BS3 की हाइब्रिडेशन थी sp2, जो कि रिएक्शन के बाद में sp3 होगी, और NH3 की पहले भी हाइब्रिडेशन sp3 थी और बाद में भी sp3 ही रही। अच्छा जी, इसके बाद में अगर हम बात करें तो 30वां क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। Which hybrid orbital are used in carbon in the following molecule? इन मॉलिक्यूल में कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए हैं? मैं एक करवाता हूं आपको, इसमें से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर बनाना अगर आपको आ गया तो हो जाएगा। देखो इसके सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, तो सारे सिंगल बॉन्ड तो sp3, और इसमें ये सिंगल है, ये सिंगल और ये डबल है। डबल जब बॉन्ड बन जाएगा तो sp2, और इसने भी सारे सिंगल बना रखे ऑक्सीजन ने, कार्बन का ही कुछ हालांकि, तो कार्बन का ही बता दोगे। sp3 और sp2 हाइब्रिडेशन है, बाकियों में भी आप देख लेना। डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3 हो जाएगा, और अगर सारे के साथ मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी कार्बन की। बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे इसी के। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो आपको खुद से करने हैं, क्योंकि इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं वो, ठीक है। ऐसे ही मैं जेई की अगर मैं बात करूं तो जेई की बुक जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, ये अरियंस की बुक है, ठीक है। ये आप चाहे तो खरीद सकते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे इसके हम। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं 42 क्वेश्चन की बात करूंगा इसकी, और बाकी के जो क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन और दिखेंगे जेई के, वो आपसे खुद से हो जाएंगे। तो देखिए, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन एंड, इसको साफ कर देता हूं। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन के बारे में पूछा है, मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। देखिए 42nd क्वेश्चन है जेई वाले का। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन एटम इन द बोरिक एसिड्स आर रिस्पेक्टिवली। तो बोरिक एसिड दे रखा है H3, ये ठीक है, BO3। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप ऐसे होता है, आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा। आप देखिए, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन पूछी है बोरोन की और ऑक्सीजन की। इस बोरोन की और इस सारे ऑक्सीजन की एक ही जैसी है, तो किसी भी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। देखो इस बोरोन से 3 मोनोटॉनिक स्पीशीज जुड़ी हैं, ये ठीक है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर लोगे, 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोटॉनिक स्पीशीज। देखो जितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं वही मोनोटॉनिक स्पीशीज होते हैं, 1 2 3, तो 3 होगी, डिवाइडेड बाय 2, 3 आ गया। sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में मैंने बोला था, अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होगी, sp3 होगी, तो sp3 हाइब्रिडेशन इसकी है। तो सीधी सी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा sp2 एंड sp3, ये बी ऑप्शन है आपका, sp2 एंड sp3। अभी जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखे एनसीईआरटी के और जेई के, वो आप खुद से करेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने लेक्चर को ढंग से देखा है तो, ठीक है। तो जेई में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एनसीईआरटी को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीट में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।